नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और अब चौतरफा मार है शिव जी, अब कोई मुरब्बत नहीं है। चारों तरफ से इस देश के 146 करोड़ लोगों पर, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, जिसमें मोदी भक्त भी है, जिसमें मोदी के अंधभक्त भी है और जिसमें मोदी के विरोधी भी हैं, सब पर चौतरफा मार पड़ रही है। आज से महंगाई का जो कहते हैं ना, महंगाई डायन खाया जात है, वो एक बड़ा फेमस हुआ था मनमोहन सिंह के दौर में ये गाना। आज से महंगाई का डंक जो है इतनी तेजी से इस देश के नागरिकों को डसने जा रहा है। शुरुआत हो चुकी है, बुरे समय की आहट आ चुकी है। और मोदी सरकार का जो तर्क है शिव जी, समस्या है, विकट है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन मोदी सरकार का जो तर्क है वो तर्क हमें अपना माथा पीटने पर मजबूर कर रहा है। और सवाल ये भी उठ रहा है कि भैया चुनाव के बाद सरकार क्या करेगी? जब अभी से ट्रेलर दिखा दिया है तो पूरी फिल्म जब आ जाएगी तो क्या होगा? जनता के काम की खबर हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे और हम एक एक करके तथ्यों को अपने तमाम दर्शकों के सामने रखेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, ये मोदी भक्त, मोदी अंधभक्त और मोदी विरोधी सबके काम से जुड़ी खबर है। जी शिव जी। सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक इस देश में वर्ग है जिसने सौगंध खा ली कि अगर मोदी कुछ भी बोलेंगे वो सच बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं सच बोल रहा हूं, संतोष जी सच बोल रहे हैं। हो सकता है हमसे भी कुछ गलतियां होती हों, कुछ भूलें होती। इस दौरान उन्होंने अपने अंधभक्तों को एक मोहर लगाने के लिए एक पंपलेट पकड़ा दिया। उस पंपलेट पर उन्होंने लिख दिया कि मैं नॉन बायोलॉजिकल। अब इस पंपलेट को लिए सारे लोग घूमने लगे। आज सिलेंडर पे पैसे बढ़ गए, कुछ दिन पहले पेट्रोल पे बढ़ गए, उससे पहले इंडस्ट्रियल डीजल पे बढ़ गए, उसके बाद 10 रुपया की कटौती टैक्स में मिल गई। और अब आगे क्या होगा ये कुछ तय नहीं है। उससे पहले सिलेंडर जो घरेलू गैस थी उस पर बढ़ गए, आज कॉमर्शियल पे बढ़ गए। अब इस महंगाई के दौर में आप विचार ये कीजिए कि उस कमजोर वर्ग के मजदूर का क्या होगा। संतोष जी, मालूम है चाय 10 रुपया की मिलती थी वो 15 रुपया की हो गई है। जो समोसा 10 रुपया का मिलता था वो 15 रुपया का हो गया। ब्रेड पकौड़ा 25 रुपया का हो गया। मैं ये कुछ आंकड़े आपको दे रहा हूं जो आंकड़े पता है। बहुत चीजें तो ऐसी हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं है कि क्या कितना बढ़ गया, कितना घट गया। कड़ुआ तेल पे एकाएक तेजी आ गई। चना, मसूर, जो चीजें आयात और निर्यात हो रही थी उन सब चीजों पर कीमतों पर असर पड़ गया। पिछले 12 वर्षों में एक तिलिस्म बनाया, एक छवि मैनेजमेंट की, एक सिंगल आदमी के छवि मैनेजमेंट की। उसमें देश की छवि उसी आदमी के सहारे से जोड़ के उस मैनेजमेंट के खेल में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, किसी को कुछ पता नहीं है। आज तक नरेंद्र मोदी ने महंगाई का मां शब्द न सदन में बोला न बाहर बोला। और 12 वर्ष में सवाल लेने का जो सिलसिला खत्म हुआ, तो अब चाहे वो कल आपने देखी होगी, एक दिन पहले, अभी 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पीसी की थी कोलकाता में। उस पीसी में जो बातचीत का दायरा था वो देख के आप समझ रहे होंगे कि पत्रकारिता करना अब कितना मुश्किल हो गया है। उस जब हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे तो टीचर वाली भूमिका में अमित शाह ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अब महंगाई का मां संतोष जी किसकी हैसियत बची है जो पूछ ले सरकार से? और चौथरफा घिरती सरकार का मनोबल डाउन नहीं हो रहा है। अभी भी प्रधानमंत्री जी असम से घुसपैठिया निकालने के लिए सरकार बनाने की मांग कर रहे हैं। बंगाल से घुसपैठिया निकालने के लिए कह रहे हैं इस बार हमें बना दो। 12 साल में नहीं निकाल पाए। हर बार अमित शाह कहते हैं कि हम घुसपैठियों को रोक देंगे, फला को रोक देंगे, और महंगाई पर कोई बातचीत नहीं।
क्या इस चौतरफा मार से आम नागरिक को राहत कब मिलेगी? संतोष जी, सवाल यह है कि सरकार कब बोलेगी? 300 रुपया का सिलेंडर होने पर राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी समेत सभी सिलेंडर लेकर आ जाते थे। अब भैया 900 पार हो गया तब भी नहीं। डॉलर का तो जिक्र करना बेकार है, क्योंकि वित्त मंत्री ने कह दिया हमारा रुपया ठीक चल रही है। ठीक चल रही है तो उनकी भाषा में था, लेकिन ठीक है, ठीक चल रहा है तो अब हम कैसे कह सकते हैं गलत चल रहा है? क्यों, हमने तो कहीं गलत चलते देखा ही नहीं सड़क पे। वो तो ठीक चल रहा है, साइड से चलता, कहीं एक्सीडेंट नहीं करता है। ऐसे में संतोष जी, इस महंगाई का हश्र क्या होगा? महंगाई रुकेगी या और बढ़ेगी? मेरा ये सवाल है आपसे। देखिए शिव जी, महंगाई तो अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैं एक बात हमेशा ये कहता हूं, और पिछले लंबे समय से मैं दर्शकों से ये बात कहता हुआ नजर आ रहा हूं कि अगर आप हाईवे पे चलेंगे और आपकी आंखें बंद होगी और आप ये समझेंगे कि दुर्घटना ना हो, तो ऐसा संभव नहीं। समस्या ये है कि समस्या है, लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। सरकार हमें अभी भी झांसे में रखती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि सरकार जो है शिव जी, वो सच बोलने को तैयार नहीं है, और सरकार का झूठ ये अपने आप में बहुत सारी कहानी बयां करता हुआ नजर आ रहा है। और सरकार का कैसे झूठ बयां करता हुआ नजर आ रहा है? पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के इन किस्सों और कहानियों के बीच में जो किस्सा हमें बताया जा रहा है, जो किस्सा हमें समझाया जा रहा है, वो समझना और जानना कितना जरूरी है दर्शकों के लिए। हमें आंकड़े बताए जा रहे हैं, हमें दुनिया के देशों के आंकड़े बताए जा रहे हैं, और मैंने ये महंगाई की चौतरफा मार और उससे पहले जिस तरह से सरकार का जवाब आ रहा है शिव जी, पहले वो सरकार का जवाब मैं सुना देता हूं। ये सरकार का जवाब सुनिए। ये सरकार जो कह रही है कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के बारे में, ये जवाब है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय का। और ये कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के बारे में हमें क्या बताया जा रहा है? ये हमें बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिए दर्शक, ये अंग्रेजी में है, बड़ा लंबा चौड़ा जवाब है। अब सरकार कैसे बचना चाहती है वो दूसरी बात है। इंडस्ट्री और होटलों में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमत रेगुलेटेड नहीं होती है, बल्कि बाजार तय करता है, और आमतौर पर हर महीने इसमें बदलाव होता है। देश में कुल इस्तेमाल होने वाली एलपीजी में इनका हिस्सा 10% से भी कम है। ये हमें बताने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है ये सरकार। और आगे इनका तर्क और देखिए, 1 अप्रैल को कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में 44% की तेजी है, और आगे बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। फिर हमें ये बताया जा रहा है कि भैया घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं है, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों वाले गैस की कीमत में कोई बदलाव नहीं है। फिर हमें यह बताया जा रहा है कि भैया मौजूदा कीमतों पर जो कंपनी है उनको हर सिलेंडर पर 380 रुपए का नुकसान हो रहा है, और मई के आखिर तक कुल नुकसान लगभग 40,484 करोड़ तक पहुंच जाएगा। और फिर नुकसान की बहुत सारी बातें बताई जा रही है। और फिर हमें बताया जा रहा है पाकिस्तान में सिलेंडर का क्या रेट है, श्रीलंका में सिलेंडर का क्या रेट है, नेपाल में सिलेंडर का क्या रेट है, और भारत में उनके मुकाबले घरेलू एलपीजी की कीमत दुनिया में सबसे कम एक तरह से बनी हुई है शिव जी। और अब जरा मैं दर्शकों को बता दूं, ये सिलेंडर की बात ये बताते हुए नजर आ रहे हैं, ये गैस की बात बताते हुए नजर आ रहे हैं, ये तुलना करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब ये तुलना करते हैं तो ये तुलना अपने आप में कितनी खतरनाक होती है, ये हमारे दर्शकों के लिए जानना जरूरी है। और ये तो सिलेंडर की बात थी। अब जरा पेट्रोल डीजल के बारे में जो ये तर्क दे रहे हैं, क्योंकि उनकी कीमत आज से इन्होंने बढ़ा दी है, पेट्रोल डीजल के बारे में सरकार क्या तर्क दे रही है वो भी सरकार के लिए जानना बहुत जरूरी है। स्क्रीन पर दिखा रहा हूं पेट्रोल डीजल का तर्क, और जरा समझिए। ये सरकार कह रही है कि यह भी साफ किया जाता है कि रेगुलर पेट्रोल और डीजल की कीमतें जिस फ्यूल से भारत चलता है वैसी ही है, यानी दिल्ली में 94.77 और प्रति लीटर, और 87.67 प्रति लीटर, ये पेट्रोल और डीजल का बता रहे हैं। फिर एहसान जता रहे हैं हमारे ऊपर कि पिछले एक महीने में ग्लोबल पेट्रोलियम की कीमतों में 100% तक की बढ़ोतरी के साथ ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है इनको कितना घाटा हो रहा है। फिर बता रहे हैं कि मोदी जी ने बड़ा एहसान कर दिया कि इसकी कीमत नहीं बढ़ाई। फिर वो बता रहे हैं कि भैया प्रीमियम पेट्रोल और डीजल की कीमत जो बढ़ी है उसका तर्क देखिए क्या दे रहे हैं कि हाल ही में
₹2 लीटर की बढ़ोतरी सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल वेरिएंट और पावर 95 स्पीड हाई ऑक्टेन परफॉर्मेंस प्रोडक्ट पर लागू होती है, जिनकी कीमतें हर 2 हफ्ते में बदलती है और जिनकी बिक्री कुल वॉल्यूम का 2% और 5% है। यानी वो कह रहे हैं कि भारत में ये जो प्रीमियम पेट्रोल डीजल है, ये सिर्फ 2 और 5% बिकती है और बाकी पेट्रोल डीजल जो है वो बिना किसी बदलाव के मिल रहा है, जबकि दुनिया भर के देशों में इसकी जो कीमत है वो 3% बढ़ गई है। तो ये अपने आप में सीधा सीधा एक अजीब सा तर्क जो है वो इस देश की सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री और पूरी की पूरी सरकार और सरकार के तमाम लोग जो हैं वो देते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस देश की जनता क्या सोचे, क्या समझे, ये तो देश की जनता पर है शिव जी। अब इन सफाई का आप समझिए कि आज से पेट्रोल, प्रीमियम वाले पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी है, कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी है और ये जो महंगाई की मार है सिर्फ यहीं तक नहीं जल रही है, वो हमें एहसान जता रहे हैं कि दुनिया के मुकाबले कम है, फिर हमें बता रहे हैं कि कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का इतना नुकसान हो रहा है। असल में वो इस देश को बता रहे हैं कि चुनाव निपट जाने दो, चुनाव के बाद सारा हिसाब किताब बराबर कर लेंगे। तो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत जो आज से बढ़ी है, प्रीमियम पेट्रोल की कीमत जो ₹11 प्रति लीटर बढ़ा दी गई है, प्रीमियम डीजल की कीमत जो ₹1.5 प्रति लीटर बढ़ा दी गई है, इस देश में 900 से ज्यादा दवाओं की कीमत में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है, टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है, फास्टैग बढ़ा दिया गया है और बाकी चाय, समोसे, जलेबी, मिठाई, आटा, दाल, चावल, तेल, आपने सरसों का तेल का जिक्र किया, शायद ही रोजमर्रा की कोई चीज होगी जीवन में काम आने वाली जिसकी कीमत आज से नहीं बढ़ाई गई है। यानी चौतरफा मार और सरकार की ये सफाई, ऐसा लगता है कि जले पर सिर्फ उसको नमक रगड़ना नहीं कहेंगे शिव जी, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च को पीस पीस के उसको और ज्यादा जहरीला और तीखा बना के हमारे जख्मों पर उसको मला जा रहा है कि अब इस दर्द को झेलो और थोड़ा सा कम झेलो, क्योंकि जैसे ही वोट खत्म हो जाएंगे 5 राज्यों में, उसके बाद तो जो हम देंगे वो शायद इस मिर्च से भी ज्यादा तीखा होगा। अब जितना इसलिए आदत डाल लो कि चीखो ना, हम मिर्च डालते रहेंगे, तुम्हारे घाव पर, तुम्हारे जख्मों पर मिर्च डालते रहेंगे, नमक नहीं मिर्च डालते रहेंगे और तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना होगा। क्यों? क्योंकि इस देश में हिंदू खतरे में। जय शिव जी। तो हिंदू खतरे के नाम पर आप महंगाई कब तक बढ़ाते रहोगे? हिंदू कभी तो खतरे से बाहर कर दो। आप इसी हिंदू खतरे में पूरे देश को खतरे में डाल के, सिस्टम को खतरे में डाल दिया, हिंदू भी सुरक्षित नहीं हो पा रहा है। आप आए दिन ये देखिए, सड़क पे सारे हिंदुओं के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन अगर मुसलमान सड़क पे नमाज पढ़ ले, मुसलमान कुछ कर ले तो अभी भूकंप आ जाता है, व्यवधान हो जाता है। क्या ये खबरें पूरे विश्व में नहीं आती हैं? आज देश में सामाजिक कुरीतियों के अपेक्षा महंगाई और इन सबको कंट्रोल करने की सरकार को जरूरत है। चुनाव आज भी घुसपैठियों पर लड़ा जा रहा है, चुनाव हिंदू मुसलमान पर लड़ा जा रहा है, तो फिर देश में विकास की और उसकी बातचीत करने की जरूरत क्या है संतोष जी? जब वोट जिन मुद्दों पे नहीं मिलता है, वोट जिन मुद्दों पर पोलराइज नहीं होता है, वोट जिन मुद्दों से इफेक्टिव नहीं होता है, उन मुद्दों को कोई काम करता है? रोजगार पर वोट इफेक्टिव नहीं होता, महंगाई पर वोट इफेक्टिव नहीं होता। अगर होता तो आज हिंदू मुसलमान, शमशान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, घुसपैठिया, इन सब पर वोट नहीं होता और सरकार मजबूर होती कि विकास की गाथा लिखे, मजबूर होती कि महंगाई की बात करें, मजबूर होती रोजगार की बात करें, मजबूर होती शिक्षा की बात करें, मजबूर होती स्वास्थ्य की बात करें। जब इन पर वोट ही नहीं है, क्यों बात करें? अब्दुल की चूड़ी टाइट करो, वोट एक तरफ लो। ये जब सिलसिला चल गया हो तो फिर आप खतरे में बनाए रखो, हिंदू को क्या सुरक्षित कर लो, हिंदू तो खतरे में ही रहेगा। महंगाई से आप कैसे भिड़ोगे? आप जानो, आपका काम जाने, आपको कितना काम करना पड़ेगा। पहले 8 घंटा वर्क करते थे, 12 घंटा करने लगे, 16 घंटा करने लगे, 22 घंटा करने लगो। तय तो आप ही को करना है। संतोष जी, जिन राज्यों में अपने पास संसाधन नहीं बचे हैं अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देने को, उन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और वो 10-10 हजार रुपया महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं, 9-9 हजार रुपया ट्रांसफर कर रहे हैं। बिहार जिसका मौजूदा खामियाजा भुगत रहा है, क्या कहोगे?
अभी असम ने दे दिए, कोई सरकार आ जाएगी तो वो चलाएगी कैसे, और अगर बीजेपी की आ जाएगी तो अपना घालमेल करते रहेंगे। तो देखिए वही मौजूद सवाल मैं कह रहा हूं शिव जी, वही सवाल है। सरकार की जरूरत क्या है इस देश को? स्कूल प्राइवेट, हॉस्पिटल प्राइवेट, साफ पानी मिलेगा नहीं, आपको खरीद के पीना है। साफ हवा आपको दे नहीं पाएंगे क्योंकि आपको कहा जाएगा एयर प्यूरिफायर खरीद लो। कानून व्यवस्था तो माशाअल्लाह है। तो फिर इस देश में सरकार की जरूरत क्या है? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि भैया जनता अपने से जुड़े मुद्दों पर वोट करती ही नहीं। 5 किलो अनाज पर बिक जाने वाली जनता ये सवाल कभी नहीं पूछ सकती कि भाई सरकारी स्कूल की हालत इतनी खराब क्यों है, सरकारी अस्पताल की हालत इतनी खराब है। अभी तो एम्स की रिपोर्ट आ गई है शिव जी, कितने पद खाली है। यहां तो एम्स जैसा अस्पताल खुद बीमार है, वो बीमारों का इलाज क्या करेगा। और एम्स सिर्फ एक कहानी है, इस देश के तमाम सरकारी अस्पतालों की हालत यही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। अभी एनसीईआरटी ने माफी मांगी है ना, उनकी किताबें ये जो आपका अमेजन फ्लिपकार्ट पे है, ब्लैक में बिक रही है। और एनसीईआरटी की जो किताबें छपी है उनका पेज आप देखिए, इतना घटिया क्वालिटी की किताबें हैं कि क्या कहा जाए। मतलब नहीं है किसी को अपने बच्चे की पढ़ाई से, मतलब नहीं है किसी को अपने बच्चे और अपने इलाज से, नहीं मतलब है किसी को 5 किलो अनाज पर, एक बार खाते में आपके 10,000 रुपए आ जाए उस पर। और सरकार की सफाई पर तो बिल्कुल भक्तों की एक टोली कूद जाती है कि वाह 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 वाह, और वो समझती नहीं। सरकार कह रही है कि भैया ये कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर तो ठीक है, बहुत कम लोग यूज करते हैं, बढ़ रही है, लेकिन कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ेगी तो इस देश के स्कूलों में, बहुत सारे स्कूलों में कैंटीन है शिव जी, अस्पतालों में, विश्वविद्यालयों में, अलग अलग संस्थानों में, ढाबों पर, छोटे छोटे दुकानों पर, रेडी पटरी वाले दुकानों पर, छोटे छोटे रेस्टोरेंट पर, होटल पर, इन सब पर अगर सिलेंडर की कीमत, अगर इनको महंगी कीमत पर खरीदना होगा तो वो वसूलेंगे किससे? भाई स्कूल कॉलेज में छात्रों से वसूलेंगे, बाकी जहां जहां कैंटीन होगी वहां काम करने वाले लोगों से वसूलेंगे, और ढाबे रेड़ी खोमची वाले हमारे और आपसे वसूलेंगे, इस देश के लोगों से वसूलेंगे। अब यहां तक आप देख लीजिए ट्रेडिंग, शेयर मार्केट तो वैसे ही गोते लगा रहा है, आपको सांत्वना देनी चाहिए, आपने उस पर टैक्स बढ़ा दिया। कई चीजें जो आयात हो रही है उस पर बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ेगा। बिजली की हालत आपने वैसे ही खराब कर रखी है, पानी की हालत आपने वैसे ही खराब कर रखी है, और आपने रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाले तमाम चीजों की कीमतें आने वाले दिनों में महंगी हो जाए, इस बात को एक तरह से सुनिश्चित कर कर रख दिया है। जनता त्राहिमाम करते रहे, और शुक्र है कि इन 5 राज्यों में अभी चुनाव चल रहा है, नहीं तो कम से कम 25 रुपए लीटर पेट्रोल में महंगी कीमत वो पहले ही कर चुके होते। बार बार ये सरकार, इनके मंत्री हमें ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इस देश की जनता पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, उपकार कर दिया, पेट्रोल डीजल की कीमतें ना बढ़ाकर, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि साहेब का एहसान नहीं है। उसके लिए तो थैंक यू ज्ञानेश कुमार को बोल देना चाहिए कि इन 5 राज्यों में चुनाव करवाने की जरूरत पड़ रही है। अगर इन 5 राज्यों में चुनाव ना होता तो ये समस्या सीधे सीधे शिफ्ट हो रही होती। और हमने करीब 10-12 दिन पहले, मुझे याद है शिव जी, हमने चर्चा की थी, शायद 8 या 9 मार्च को हम चर्चा कर रहे थे, तो हमने कहा था कि कैसे ये संकट आने वाले दिनों में बढ़ेगा। और क्यों ये बढ़ेगा आने वाले दिनों में? क्योंकि हमारे पास जो स्टॉक था वो तो अब खत्म होने की कगार पर है। जो आ रहा है बाहर से वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, उससे ज्यादा कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो जब आपका स्टॉक खत्म होता जाएगा, आपकी जरूरतें उसी तरह की बनी रहेगी, तो निश्चित तौर पर चीजें महंगी होती चली जाएगी। ये जो पेट्रोल पंपों पर जो केरोसिन ऑयल बेचने को उन्होंने मंजूरी दी है ना, उसको साधारण फैसला मत समझिएगा। हम सबको लालटेन के युग में ये सरकार लेकर जा रही है। लालटेन और एक छोटी सी डिबिया हुआ करती थी, जो छोटे से बोतल में हम वो लगा देते थे, लत्ती बोलते थे उसको, तो वो छोटी सी जो डिबिया जला करती थी, उस तरह के दौर में हमें ये सरकार लेकर जा रही है। अब शहरों को तो छोड़िए, गांव वालों को भी लालटेन की आदत नहीं रह गई है। ऐसे दौर में अगर दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, नोएडा, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिकंदराबाद, आप तमाम शहर, चाहे आप श्रीनगर उठा लीजिए, चंडीगढ़ उठा लीजिए, आप नीचे आ जाइए, शिमला उठा लीजिए, दिल्ली की बात हम कर चुके हैं, लखनऊ, वाराणसी उठा लीजिए, प्रयागराज उठा लीजिए, आप नीचे आ जाइए तो मध्य प्रदेश में आप चले जाइए, भोपाल, इंदौर, उज्जैन,
ये शहर तमाम उठा लीजिए, कर्नाटक का बेंगलुरु उठा लीजिए, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के शहर उठा लीजिए, केरल का तिरुवनंतपुरम उठा लीजिए, तमिलनाडु के चेन्नई उठा लीजिए, इन तमाम शहरों के लोगों को भी अगर लालटेन के युग में वापस चले जाना पड़ा तो ये इस देश के लिए कितनी विकराल और विकट स्थिति होगी। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जनता तो वोट देती नहीं। मुझे तो खुद याद है, नोटबंदी से पूरी की पूरी जनता तरस थी और उसके बाद यूपी का विधानसभा चुनाव था, जनता ने बीजेपी को बंपर बहुमत के साथ जिता दिया। क्यों? क्योंकि इन मुद्दों की हम बात करते नहीं हैं। और जो अभी मेरे पास एक खबर है, जो वाकई बहुत चौंकाने वाली खबर है शिव जी, कि इन तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार शायद कुछ बड़ा करने का प्लान कर रही है, और वो बड़ा क्या होगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। चलो देखते हैं कि बड़ा कब तक कर पाएगी। बड़ा करते करते इसे आज 12 वर्ष तो गुजर गए हैं, फिर इंतजार करते हैं बड़ा कब होगा। बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, छाया तो मिलती नहीं और फल लागे बड़ी दूर। छाया भी नहीं देता है, फल भी इतनी दूर लगते हैं कि हर आदमी तोड़ नहीं सकता है। तो ये बड़े और अच्छे दिन के फलसफे में हम लोग जी रहे हैं। जीते रहिए, आपको भी शुभकामनाएं, आपके दर्शकों को भी शुभकामनाएं। कम से कम अच्छा और लंबा और बड़ा देखते हैं क्या करते हैं। फिलहाल इसे यहीं विराम देंगे और दर्शकों से कहेंगे कि आप भी अंदाज रखिए बड़ा कब मिलता है, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको अब तक बड़ा कुछ मिला है, कुछ आपको अच्छे दिन मिले हैं, हमें जरूर बताइए, हमें इंतजार रहेगा। आपका बहुत बहुत आभार संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा देकर सत्ता में आने वाले लोग 12 साल बाद हमें ये एहसास दिला रहे हैं कि बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले दिन में ये बुरे दिन और भी ज्यादा विकट होते चले जाएंगे। दर्शक कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।